गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। एक बार फिर से सेकंड लेक्चर के लिए मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। चैप्टर का नाम आपको पता है, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर में हमने अभी तक जो जाना वो था कि आफ्टर वर्ल्ड वार क्या चेंजेस आए थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इवेंट्स रहे थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड होने के जो चांसेस थे वो बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। आखिर उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे कौन से केसेस बने जिनकी वजह से ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो फिर से हुआ। तो फैक्टर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार की यदि हम बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार, फैक्टर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। गाइस, फैक्टर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो सबसे पहला था फियरेंस नेशनलिज्म। पहली वजह क्या थी कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इस बार क्या हो गया था? उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था कि हद से ज़्यादा, कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में परेशान होना अलग है लेकिन अधिक परेशान हो जाना। अब जो राष्ट्रवाद था वो कैसा था? बहुत ही उग्र था, उसका प्रारूप बदल गया था, खतरनाक तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। दूसरा ग्रुपिज्म, दूसरा फिर से क्या हो गया था? ग्रुपिज्म हो गया था। सेम एज आपका फर्स्ट वार की तरह, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसकी तरह ग्रुपिज्म के बाद मिलिट्रिज्म भी आ गया था इसमें फिर से। मिलिट्रिज्म के साथ साथ इसमें और भी चीज आई थी, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल्स, फिर आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद एक और आ गया था कि इंपीरियलिज्म एम्बिशन ऑफ हिटलर। किसकी? इंपीरियलिज्म, एम्बिशन ऑफ हिटलर। नेक्स्ट, इंपीरियलिज्म और हिटलर के साथ साथ आपका आ गया था जर्मन अटैक ऑन पोलैंड। ऑन पोलैंड। गाइस, ये कुछ आपके फैक्टर हैं या केसेस हैं कॉजेज हैं जिसकी वजह से सेकेंड जो वर्ल्ड वार था वो फिर से सुनिश्चित हो गया था। सबसे पहला यदि हम देखते हैं तो फियरेंस नेशनलिज्म की बात करें, राष्ट्रवादिता की, उग्र राष्ट्रवादिता की बात करें तो ये लगभग जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा था। एक्चुअली जर्मन क्या था, एक तरीके से हम जानते हैं आफ्टर द वर्ल्ड वार की जो डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी था वो कैसा हो गया था? स्टे हो गया था, रुक गया था। तो जापान, इटली और जर्मन एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक नेवर फॉरगेट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये पहले वर्ल्ड वार को भूल नहीं पा रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि हम जो डिफीटेड राष्ट्र थे वो एक तरीके से यही थे। यदि हम इटली की बात करें तो ये तो अलायंस नेशन में था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था, इवेंट्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो है
फासिज्म का उदय हुआ था इटली के साथ। इटली का खर्च तो बहुत हुआ था, लेकिन उसके अपेक्षा उसे जो मिलना चाहिए था, जो टेरिटरीज मिलनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाई थी, या जो जितने भी प्लेस उसको मिलने चाहिए उसके फेवरेबल तरीके से, वो उसे नहीं मिल पाए थे। तो वो कहीं ना कहीं इन एक्सिस नेशन में शामिल हो गया था, और इन नेशंस के अंतर्गत, इन देशों के अंतर्गत, इन कंट्रीज़ के अंतर्गत उस समय बहुत ही फ्रीलांस तरीके से क्या चल रहा था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद के उदय की वजह से यहाँ जो है डिक्टेटरशिप या मिलिट्रिज्म को ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला था। यहाँ के जो यूथ थे, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वो कहीं ना कहीं या तो एक तरीके से मिलिट्रिज्म को या फिर डिक्टेटरशिप को ही आगे ले जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से यहाँ के जो लोग थे वो जो है कहीं ना कहीं फ्रेंच नेशनलिज्म को इम्प्रूव करने के बारे में अपनी राय रखते थे। तो ऐसी स्थिति में जो ऑस्ट्रिया वगैरह था, और जो आपके चेकोस्लोवाकिया था, उसको जो है हिटलर की जो फिलॉसफी थी नाजीवाद वाली, उसके द्वारा क्या किया, इनको कैप्चर कर लिया गया था। किसको? ऑस्ट्रिया के कुछ जो है आपके प्लेसेस थे, चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्लेसेस थे, उनको जो है हिटलर के द्वारा क्या कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। इससे लगातार क्या हो गया था कि जो कंट्रीज थे आपस में कहीं ना कहीं फ्रेंच राष्ट्रवाद की वजह से या नेशनलिज्म की वजह से दूसरे विश्व युद्ध की तरफ इम्प्रूव किए जा रहे थे। सेकंड आपका था ग्रुपिज्म होने की वजह से लगातार कई राष्ट्र एक दूसरे से ट्रीटी करते थे। लगातार वो ट्रीटी, ऐसी संधियाँ होती थी जिसकी कोई वजह नहीं होती थी, ऐसी संधियाँ होती थी जिनकी कोई वजह नहीं होती थी, बट वो जो है ट्रीटी होती रहती थी। और इसमें क्या होता था कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के किसी भी प्लेस को कैप्चर कर लेता था। जैसे इटली के द्वारा एक ट्रीटी की गई थी जो कि चेकोस्लोवाकिया के साथ, यूगोस्लाविया और रोमानिया, साथ में हंगरी और ग्रीस के साथ की गई थी, जिसके अंतर्गत जो है जो दूसरे कुछ जो अदर कंट्री के जो प्लेसेस थे उनको कैप्चर करना था। फिर आपका एक तरीके से और था, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था जो कि जर्मनी के विपरीत था। यह एक तरीके से जो जर्मनी था उसको नॉन अग्रेसिव करने के लिए उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी ग्रुपिज्म हो रही थी लगातार, मतलब एक दूसरी कंट्री को कहीं ना कहीं डिमोलाइज करने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे थे। ये जो ट्रीटी थी वो की जा रही थी। तीसरा आपका एक तरीके से मिलिट्रिज्म, यह एक तरीके से कह सकते हो कि जर्मनी पर क्या किया गया था, कुछ बैरियर लगाए गए थे। जैसे नेवल फोर्स को वो इंप्रूव नहीं कर सकता, वेपन्स को वो बना नहीं सकता, साथ में जो फाइटर प्लेन है उनकी जो संख्या थी उसको कम रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हिटलर ने आते ही क्या किया, इन सब जो एग्रीमेंट थे उनको पूरी तरीके से, या जो ट्रीटी थी उसको तोड़ दिया। जब ट्रीटी उसने जो तोड़ दी तो मिलिट्रिज्म को उसने क्या किया, इंप्रूव करने की कोशिश की, लगातार डिक्टेटरशिप को इंप्रूव करने की कोशिश, उसने नेवल पर जोर दिया, साथ में उसने फाइटर प्लेन बनाने पर अधिक जोर दिया, वेपन्स को अधिक मात्रा में क्या किया, उसने प्रोडक्ट किया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो है ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड वार की तरफ लेके गई। साथ में जो जापान था वो भी एक तरीके से क्या कर रहा था, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है वर्ल्ड जो वार था उसकी तैयारी कर रहा था, नेक्स्ट वर्ल्ड वार के लिए अपने आप को क्या कर रहा था, एक सुनिश्चित कर रहा था। साथ में एक तरीके से कुछ और भी ऐसी नीतियां थीं जो सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ लेकर जा रही थी। एयरफोर्स हो, आर्मी हो या कोई भी हो, जापान जो है कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री फोर्स को इंप्रूव कर रहा था। और उसने क्या किया था, जो एक तरीके से एक्सिस नेशन है उनके साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया था या कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया था, जिसकी वजह से ये युद्ध भी कैसा हो गया था, अवश्यम भावी या ज़रूरत बन गया था। नेक्स्ट आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जैसा कि आपको पता है 6.5 बिलियन डॉलर का जो जर्मनी को क्या करना था ऋण जो पैसा था वो एक्सिस कंट्रीज़ को देना था, जो पूरी तरीके से जो है कैसा हो गया, उसने हिटलर ने देने से मना कर दिया। या ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो एक तरीके से जर्मनी के लिए क्या थी, अपमान की जब वजह थी। एक तरीके से पेरिस पीस जो थी वो कैसी थी, बहुत ही, देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को पेरिस पीस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके से जर्मनी के लिए कैसी थी, बहुत ही अपमानजनक थी। जर्मनी को लगता था कि ये हमारे अपमान की एक वजह है। तो ये भी एक तरीके से क्या था, जर्मनी एक तरीके से इस वर्साइल वाली ट्रीटी को न मानकर वर्ल्ड जो वार था उसको इनवाइट कर रहा था, लगातार एक तरीके से उन संधियों का उल्लंघन कर रहा था
जो कि वर्साइल की संधि के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंपीरियलिज्म एम्बिशन ऑफ हिटलर। हिटलर जैसा कि हम जानते हैं कैसा था, डिक्टेटरशिप था, उसने नेशनलिज्म और सोशलिज्म को जो है दोनों को मिलाकर एक नाजी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये लगातार इसका झुकाव किसकी तरफ था, इंपीरियलिज्म, एम्पायर खड़ा करने में इसका झुकाव था, क्योंकि ये इकोनॉमिकल रूप से जर्मनी बहुत कमज़ोर हो गया था, तो ये उसको क्या करना चाहता, स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। और जो जनसाधारण था या जो पीपल्स थे कंट्री के, वो भी इसके साथ हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में इंपीरियलिज्म जो था इसने दिखा का रास्ता चुना, मतलब विभिन्न देशों पर इसने क्या किया, एक तरीके से कह सकते हो अपने डिक्टेटरशिप के माध्यम से उन पर कब्जा करने की कोशिश करी। जैसे कि हम जानते हैं इसने ऑस्ट्रिया जो है उसके साथ जो है एक तरीके से उस जो मतलब इसने क्या किया, 12 मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया पर जो है एक तरीके से एंट्री कर दी थी, उस पर चढ़ाई की थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो इसके राज्य का जो फैलाव था वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्ड बना। साथ में एक तरीके से नेक्स्ट और आपका देखने को मिलता है जर्मन अटैक ऑन पोलैंड। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर अटैक किया गया था। एक तरीके से इसने क्या, एक स्पार्क का काम किया। स्मॉल स्पार्क मतलब एक चिंगारी का काम किया, क्योंकि पोलैंड क्या था, एक बहुत ही पीसफुल कंट्री था, और उसने जर्मनी ने क्या किया, इसको अपने अटैक के माध्यम से अपने साथ, अपने इंपीरियलिज्म की जो इसकी एक जो रणनीति थी उसके साथ लाने की कोशिश की, इस पर अपना जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश की पोलैंड को। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसका रास्ता ओपन हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी में एक पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस, फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। कहीं ना कहीं जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 में, बट इसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जो रसिया और अमेरिका को दोनों को शामिल नहीं किया गया था। इसको रसिया को इसमें शामिल नहीं किया गया था और अमेरिका ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से इसमें क्या था कि जो सुपर पावर कंट्री थे उनका इसमें कोई राइट नहीं था, या इसमें कोई जो है इसके साथ चलने का कोई अपना एग्रीमेंट नहीं था। तो इस वजह से सुपर पावर थे वो एक तरीके से किसी भी तरीके की जो स्थिति थी उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, और जब ये लीग थी वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई, क्योंकि इसमें कोई भी सुपर पावर कंट्री नहीं था, या कई ऐसे कंट्रीज थे जिनको इसमें जो है नहीं चुना गया था, या इनके अंदर टाई अप नहीं किया गया था। इस वजह से भी ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है ये जो है अपना रास्ता चुन लेता है या इसकी एंट्री हो जाती है। तो ये कुछ आपके कैसे थे, फैक्टर थे जो सेकंड वर्ल्ड वार को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए। फर्स्ट आपका फ्रेंच नेशनलिज्म, सेकंड आपका ग्रुपिज्म, थर्ड आपका मिलिट्रिज्म, फोर्थ आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल, फिफ्थ आपका इंपीरियलिज्म एम्बिशन ऑफ हिटलर, सिक्स आपका जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, एंड सेवन आपका फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ये कुछ ऐसे कारण थे या एक तरीके से ये कुछ आपके ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार की नींव पड़ गई। तो अब गाइस आगे देखते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन आउटलाइन, एन आउटलाइन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड आउटलाइन। एक्चुअली यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वार एंड आउटलाइन की बात करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें, कंसाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड वार की एकदम विद द कंसाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड यदि हम बात करें तो दिस वर्ल्ड वार अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप।
ये जो एक तरीके से वर्ल्ड वार था, इसमें भी फिर से एक बार क्या हुआ था, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज अलाइन, सेकेंड इज एक्सिस। अलाइन नेशंस अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये किसकी तरफ आ गए आपके अलाइन नेशंस। और आपके एक्सिस नेशन की बात करें तो जर्मनी, जर्मनी के बाद आपका सेकंड जो आपका कंट्री आ जाता है इसमें, वो था आपका इटली, इटली के साथ साथ आपके और भी कई कंट्रीज हैं, जापान, ये जो एक तरीके से कहीं ना कहीं किसके साथ आ जाते हैं आपके एक्सिस नेशन। बाकी और भी कई कंट्रीज थे, इन कंट्रीज में एक तरीके से क्या था, अलायंस नेशंस में और एक्सिस नेशन के बीच ये जो है कहीं ना कहीं युद्ध था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जापान था, जापान एक तरीके से कहीं ना कहीं इस युद्ध में जो है शामिल तो हो गया था, लेकिन इटली एंड जापान बिसाइड दैन सम ऑफ द फैक्टर विद द बी ड्राइवन नेशनल टू एंटर द इनटू द जापान एट टेकन ए अमेरिकन नेवल पर्ल हार्बर। जापान के द्वारा क्या किया, जापान इस युद्ध में एक ड्राइविंग सीट हाजिर कर मतलब जो है अपनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं सबसे पहला अटैकर बनूं, या एक तरीके से हम सुपर पावर के रूप में मैं निकल के आऊं। तो इसने क्या किया, एक अमेरिकन नेवी जिसे हम पर्ल हार्बर बोलते हैं, पर्ल हार्बर, कौन सी थी आपकी पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, जो है एक्सिस नेशन को ज्वाइन किया गया। शुरुआती दौर में देखा जाए तो एक्सिस नेशन के अंतर्गत अमेरिका शामिल नहीं था, इंग्लैंड और फ्रांस ही एक्चुअली इसमें मोस्टली जो देखा जाए तो शामिल थे। बट आगे जाके जब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका के द्वारा अलायंस नेशन को ज्वाइन कर लिया गया। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हुआ, थस मेकिंग स्ट्रेंथ अलायंस नेशंस थस स्ट्रॉन्गर। इसके बाद क्या हुआ, जो ये अलायंस नेशंस थे वो कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। कैसे हो गए, स्ट्रॉन्गर हो गए, किसकी अपेक्षा, आपके एक्सिस नेशंस की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में आगे जाके क्या हुआ कि अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, जापान पर जो है एटॉमिक बम से एक तरीके से हमला किया गया। और ऐसी स्थिति में यह एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अमेरिका के द्वारा एटम बॉम्ब को क्या किया गया, 2 जापानी सिटीज़ पर ड्रॉप्ड किया गया, जिसका एक का नाम एक 6 अगस्त और दूसरा एक 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी। इन दो जो आपके इनके जो एक तरीके से कह सकते हो जो सिटीज़ थे उस पर अमेरिकन द्वारा अटैक किया गया। और ऐसी स्थिति में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 सिटीज़ पर अटैक जब किया गया तो इसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी और 1,24,000 जापानी सिटीजन कैसे हो गए थे, लॉस्ट देयर लाइव्स। 1 लाख कितने, एक तरीके से 1,24,000, 1,24,000 1,24,000 जो पीपल थे वो कैसे हो गए, डाई इस अटैक में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ
कि जापान के द्वारा क्या किया गया, या हम कह सकते हैं कि जो एक्सिस जो नेशंस थे उनके द्वारा एक तरीके से अपने आप को डिफीट मान लिया गया या सरेंडर कर दिया गया। और इस सरेंडर में जो आपके फिर से जो एक्सिस नेशंस थे उनको क्या किया गया, विनर घोषित कर दिया गया, या एक तरीके से विनर जो है नेशंस के रूप में आगे आए। तो इसमें आपका सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में बाहर आया। किसके रूप में, एक सुपर पावर के रूप में गाइस। तो ये जो एक तरीके से सेकेंड जो आपका वर्ल्ड वार है, कहीं ना कहीं ये फिर से वही अलायंस और एक्सिस नेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से वही एक तरीके से जो आपके हैं अलायंस नेशंस जो थे ये जो है एक तरीके से डिफीट कर देते हैं एक्सिस नेशंस को। बस इसमें एक जो चेंजेस आ जाता है वो ये है कि जो इटली है पहले जो कि अलायंस नेशंस में था वो किधर चला जाता है, आपका एक्सिस नेशन में चला जाता है। एक्सिस नेशन में एक आपका फासिस्ट जो इटली से संबंधित है आपका, और एक आपका नाजिस्ट जो कि जर्मनी से संबंधित है, जो कि दोनों के दोनों डिक्टेटरशिप को इम्प्रूव करने का कार्य करते थे, बढ़ावा देने का कार्य करते थे, या इन दोनों के द्वारा जो है एडॉप्ट की गई थी क्या चीज़, कौन सी पॉलिसी, एम्परियलिज्म की जो पॉलिसी एक तरीके से अडॉप्ट की गई थी। और साथ में इनके द्वारा डिक्टेटरशिप को भी जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था। तो इनका फिर से क्या होता है, इनका फिर से क्या होता है, एक तरीके से जो है अंत हो जाता है, या हम कह सकते हैं ये फिर से एक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह से, और जो है काफ़ी लोगों से जो है जान गंवानी पड़ती है, काफ़ी सोल्जर्स जो है इसमें मारे जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो गाइस ये था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार। तो अब नेक्स्ट मैं आपको आऊँगा, फिर से बताऊँगा कि इफ़ेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, कि सेकेंड जो है वर्ल्ड वार के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़े, और जो है आगे की स्थिति क्या रही, और कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उभर कर आई, और उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आगे की रणनीति एक तरीके से किस तरह से तैयार की गई गाइस। तो मैं फिर से आपको नए लेक्चर के साथ मिलूँगा, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद।